कल 4 दिसंबर को 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का एग्जाम है सेट 2 के लिए। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सको, क्योंकि इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, विज्ञान विषय का है और 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु को भंडारण के लिए केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम। यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको खुले में रख दिया जाए तो ये हवा के साथ यानी कि वायु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो ईंधन है वो अच्छी तरह से नहीं जल रहा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो जो बर्तन है उसकी जो तली होती है वो काली हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकिरणन से। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि फ्राई पैन जो है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है, इसकी वजह से ये खाने को जो है जहरीला बना सकता है। तो इस वजह से जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है खाने के डिब्बों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है तो उसे आघात वैद्यता यानी कि ऑप्शन ए कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया नहीं होती? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? आंसर देखें, एथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। कम होने के कारण वायु में अपूर्ण दहन होता है, यानी कि जो एथाइन है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से इसका वायु में इसका जो दहन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता, यानी कि पूरी तरह से नहीं जलता। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है अपूर्ण दहन, यानी कि पूरी तरह से दहन नहीं होता, जिसके कारण वेल्डिंग का काम नहीं हो सकता। यानी कि जिसके कारण वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी कि अगर पूरी तरह से नहीं जलेगा तो पूरी तरह से गर्मी जो है हीट जनरेट नहीं होगी। तो अगर ऊष्मा जनरेट नहीं होगी तो वेल्डिंग का काम नहीं होगा। परंतु ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन किया जाता है तो एथाइन पूरी तरह से का पूर्ण दहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब एथाइन का दहन किया जाता है के मिश्रण का तो ये पूरी तरह से जलता है और जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो वेल्डिंग का काम जो है अच्छे से होता है तथा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी कि अच्छे से जलेगा तो क्या होगा, अच्छे से ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी कि हीट जनरेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बता रखा है किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आंसर देखिए, आयनिक यौगिकों में धन तथा ऋण आयनों के बीच शक्तिशाली आकर्षण का बेतुल बल होता है। यानी कि जो आयनिक यौगिक है इसके अंदर जो धन और ऋण
आयन होते हैं इनके बीच जो जुड़ाव होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिसको बैतूल बल बोलते हैं। इसकी वजह से जो आकर्षण है इनके बीच वो बहुत ज़्यादा होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है, गलनांक का मतलब है जिस हीट पर यानी कि जिस लेवल पर वो गलना शुरू हो जाए वो उच्च होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में सोडियम क्लोराइड जो है इसका ये एक आयनिक यौगिक है और इसका जो गलनांक है वो 800 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाएगा तब ये जाके गलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है नेत्र में पक्षमाभी पेशियों का क्या कार्य है। आंसर देखें। पक्षमाभी पेशियां नेत्र में नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, यानी कि ये जो पेशियां हैं पक्षमाभी आँख की जो फोकस दूरी है यानी कि जिससे हमें साफ दिखाई देता है उसको नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का काम करती हैं, ताकि समीप एवं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसी वजह से हम जो है पास की और दूर की चीज़ों को साफ साफ देखते हैं। इसके काम बताए हैं। जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस पतला हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि जब ये सिकुड़ती हैं ये पेशियां तो जो नेत्र लेंस यानी कि आँख के अंदर जो लेंस है वो पतला हो जाता है और हमारी जो फोकस दूरी है यानी कि दूर तक देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमें दूर तक का साफ साफ दिखाई देता है। और दूसरे के अंदर ये बताया गया है जब पक्षमाभी पेशियां फैलती हैं तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अतः पक्षमाभी पेशियां नेत्र की क्षमता यानी कि जो आँख की जो कैपेबिलिटी है उससे रिलेटेड है, यानी कि क्षमता के साथ संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न यौगिकों के नाम बताएं। तो पहले का नाम है प्रोपीन, दूसरे का नाम है ब्रोमोएथेन और तीसरे का नाम है एथेनॉल। इन सभी के नाम यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।